जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएमआईएस यूट्यूब चैनल। आप सभी का 3 अप्रैल 2026 के न्यूज़ अनबॉक्सिंग सेशन में बहुत 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 स्वागत है। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, कल मैं आपके द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस नहीं ले पाया था क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था। आई वॉज बीइंग टू जयपुर and I was coming to my hometown. So that's why I couldn't take the class. But today मैं कोशिश करूंगा कि कल की न्यूज़ और आज की न्यूज़ दोनों को इंटीग्रेट करके मैं आज की क्लास लूं। तो आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि मैं 2 अप्रैल और 3 अप्रैल दोनों के करंट अफेयर्स का द हिंदू के न्यूज़ अनबॉक्सिंग करूंगा आज ही, दोनों दिन का। तो इसलिए क्लास थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। मैंने टाइम स्टैम्प लगा रखे हैं, आप आराम से कंफर्टेबल होके पढ़िएगा, पानी वानी पीजिएगा। गर्मी का सीजन है ना। जरूर नहीं है कि एक साथ पूरी लेंथ में वीडियो देखें, आप टुकड़ों टुकड़ों में देख सकते हैं। मैंने टाइम स्टैम्प इसीलिए वीडियो में लगा रखे हैं ताकि आप आराम से वीडियो को देखें। एक न्यूज़ देखी, दो न्यूज़ देखी, फिर आप पढ़ने बैठ गए, फिर आप थोड़ा बोर हुए तो वापस आप न्यूज़ पढ़ने बैठ सकते हैं ताकि आपको न्यूज़ अनबॉक्सिंग बोरियत न लगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट से, दैट इज लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। बच्चों, कई बार हम लोग हमारे कंफर्ट जोन से ऊपर ही नहीं उठ पाते हैं। जीवन में हमें लगता है कि नहीं यार, ये काम कल करेंगे यार, ठीक है, आज दोस्त की पार्टी है, आज उस वो दोस्त कहाँ जा रहा है, आज उसने बंक मार लिया, आज उसके साथ कहीं डोमिनोज में खाने चलते हैं, आज क्लास नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, ये फैकल्टी हमें क्या ही पढ़ा देगी जो हमें नहीं आता, हम हमारे लेवल पे कुछ कर लेंगे। तो कई बार हम कंफर्ट जोन को चूज करते हैं रेदर देन हमारा जो हमारा जो हार्डवर्क का जो मंत्रा होता है उसको भूल कर हम कंफर्ट जोन पसंद करते हैं कि यार एक मूवी देख लेते हैं, 4 घंटे की धुरंधर है, दिक्कत कुछ नहीं है, 4 घंटे की धुरंधर देखिए। लेकिन क्या आपने उसे कंपनसेट करने के लिए पढ़ाई की? अगर नहीं की है तो फिर आप भूल जाइए कि आपका सिलेक्शन होगा। सो योर लाइफ योर सिलेक्शन। मैं लाइफ के साथ साथ यहाँ पे अगर ये भी लिखूं कि लाइफ के साथ साथ आपका सिलेक्शन is also begins at out of your comfort zone, at the end of your comfort zone। आपका जो सिलेक्शन है वो आपके कंफर्ट जोन के बाद ही आएगा। ये चीज ध्यान रखना। मैं लाइफ के साथ साथ यहाँ पे सिलेक्शन की भी यहाँ पे हम बात कह सकते हैं। ठीक है, चलिए टेबल ऑफ कंटेंट की बात करें तो बहुत ज्यादा टेबल ऑफ कंटेंट है। नेचुरल सी बात है, 2 और 3 अप्रैल दोनों को हम लोग कवर कर रहे हैं तो थोड़े 7 न्यूज हमें कवर करनी है। सबसे पहला है पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर। ये हमें डिस्कस करना है आज के न्यूज आर्टिकल की। आज के द हिंदू न्यूज का बहुत अच्छा आर्टिकल है, डेट इज आर्टिकल 161 को हमें डिस्कस करना है। देन ब्रिक्स समिट 2026, ये कल की न्यूज थी, उससे जुड़े हुए थोड़ी बात हमें करनी है क्योंकि मीटिंग के इनविटेशंस भेजे जा रहे हैं ब्रिक्स समिट 2026 जो इंडिया में होने जा रही है। क्योंकि ब्रिक्स का इस बार का प्रेसिडेंट इंडिया है तो हमारे लिए थोड़ी सी चीजें जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इंडिया क्या क्या चीजें करना चाहता है। देन आर्टेमिस 2 मिशन है, लगभग 4 डेकेड के बाद जो है, लगभग 5 डेकेड के बाद जो है मैन यूएसए जो है, नासा जो है अपना मैन मिशन भेज रहा है वापस आफ्टर 1972। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो लगभग 50-55 साल बाद जो है आर्टेमिस 2 मिशन भेजा गया है टू द मून। ये चीज आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि आर्टेमिस 2 मिशन किसके लिए है। इट इज अ मून मिशन, इट इज अ मून मिशन और इट इज अ मैन मून मिशन। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, केवल एक सैटेलाइट नहीं भेजी जा रही है, लोग भी भेजे जा रहे हैं मून पे। ठीक है, देन 4 एडिटोरियल हमें डिस्कस करना और चारों ही एडिटोरियल अपने आप में बहुत ही शानदार रसीले एडिटोरियल्स हैं बच्चों। सबसे पहला है क्रिटिसिज्म ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दिस इज द फार मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट जो है एक जुडिशियल ओवररीच को दिखाते हुए पाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का क्रिटिसिज्म इस देश में कोई नहीं कर सकता। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के माध्यम से बताया है जो बहुत ही गलत चीज है। देन अपॉर्चुनिटी कॉरिडोर, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या जिसको आप लोकलाइट भाषा में कहते हैं नक्सलिज्म, है ना। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या नक्सलिज्म को जो अमित शाह साहब हैं उन्होंने कहा है
कि हमने 31 मार्च 2026 तक नक्सलिज्म को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, केवल एक आध जगह और बचा है। तो एक ये अपॉर्चुनिटी कॉरिडोर है कि कैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो खत्म हुआ है इसे कैसे हम सस्टेन रख सकें, ये एक एडिटोरियल है जो हमें अनबॉक्स करना है। देन थर्ड इज politicization of anti-corruption bodies. This is again very important एडिटोरियल, जहां पे एंटी करप्शन बॉडीज को कैसे पॉलिटिसाइज किया जा रहा है जिससे उनकी एफिशिएंसी और उनका जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो रहा है। एंड देन फोर्थ इज ईसीआई ट्रांसफर कंट्रोवर्सी। आपको पता है हाल ही में वेस्ट बंगाल के चुनाव में जो इलेक्शन कमीशन है उसने लगभग 25 से ज्यादा अधिकारियों को हाथों हाथ रातों रात वहां से ट्रांसफर कर दिया। तो क्या ये सही है, गलत है? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी एक टिप्पणी दी है, इसको जरूर हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग, सबसे पहले डिस्कस करते हैं हमारा आज का सबसे पहला न्यूज, दैट इज कैबिनेट्स एडवाइस ऑन ग्रांट ऑफ रेमिशन टू कन्विक्ट्स इज बाइंडिंग ऑन गवर्नर। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है और ये चीज आनी ही थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में, हाई कोर्ट ने इस चीज के ऊपर बात की है कि आर्टिकल 161 के अंदर क्या होता है बच्चों। में एक एक करके आपको पूरी डिटेल समझाता हूं और आर्टिकल 161 का उल्लेख यहाँ पे क्यों आया है ये भी मैं आपको समझा देता हूं। दिस इज आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या है ये आर्टिकल 161, इसको भी समझते हैं और एक एक करके चीजें भी समझाता हूं। देखिए देखिए बच्चों, भारत के अंदर जो जुडिशियल सिस्टम है ना, भारत का जो जुडिशियल सिस्टम है, इसके अंदर तीन तरह के कोर्ट्स होते हैं। सबसे नीचे लेवल पर होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके ऊपर होता है हाई कोर्ट और सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। अब भारत सरकार ने, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये कहा था इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज सेड कि यार अगर कोई व्यक्ति जस्टिस चाहता है ना, दोज हु वांट जस्टिस, those who want justice then they can go to court, है ना। अगर उन्हें जस्टिस चाहिए तो वो कहाँ जा सकते हैं, तो वो कोर्ट्स जा सकते हैं। और कोर्ट्स कौन कौन से हैं भाई? तीन तरह के कोर्ट्स आपको दे रखे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्याय मिलता है तो ठीक, वरना आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट में न्याय मिलता है तो ठीक, वरना आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन अबव सुप्रीम कोर्ट एंड अबव हाई कोर्ट, है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक और व्यक्ति को बिठा रखा है, डेट इज प्रेसिडेंट। है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का मानना था कि अगर इफ देयर इज एन आयोटा, आयोटा मतलब छोटा सा छोटा, इफ देयर इज एन आयोटा ऑफ जुडिशियल एरर, भाई हो सकता है, भाई जुडिशियल एरर हो सकती है, कोई बड़ी बात तो है नहीं, है ना। कोर्ट में कोई तथ्य गलत पेश कर दिए गए या कुछ भी कर दिए गए हैं, है ना। तो इफ देयर इज एन आयोटा ऑफ जुडिशियल एरर देन द पर्सन कैन सीक जस्टिस, कैन सीक जस्टिस ऑल्सो फ्रॉम, ऑल्सो फ्रॉम, मैं ऑल्सो इसलिए कह रहा हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद ही यूनी के सीधे 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 प्रेसिडेंट के पास चले गए, ऐसा नहीं। ऑल्सो फ्रॉम टू पीपल, सबसे पहला प्रेसिडेंट और दूसरा है गवर्नर। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, आप प्रेसिडेंट और गवर्नर से क्या कर सकते हैं, जस्टिस मांग सकते हैं। जैसे अगर आपको सुप्रीम कोर्ट ने कोई पनिशमेंट दिया है तो आप कहां जा सकते हैं, प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं। और यदि आपको हाई कोर्ट ने कोई पनिशमेंट दिया है, सजा सुनाई है, तो आप कहां जा सकते हैं, गवर्नर के पास जा सकते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास फिर प्रेसिडेंट क्या करता है, आपका पूरा केस सुनता है कि भाई आप किसने क्या किया, कैसे किया। वहां पे वापस आपको जो है लॉयर ले जाना पड़ेगा, सब कुछ वहां पे आपको करना पड़ेगा। और फिर प्रेसिडेंट ना वहां पे आपको क्या करता है, वहां पे आपको कुछ तरह से हेल्प करता है। इसे बोलते हैं पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना। इसे बोलते हैं पार्डनिंग, पावर्स।
इसे बोलते हैं पार्डनिंग पावर्स, है ना। अब पार्डनिंग पावर्स प्रेसिडेंट के पास भी होती है और सेम पार्डनिंग पावर्स जो है गवर्नर के पास भी होती है। तो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर मौजूद है आर्टिकल 72 में और गवर्नर की पार्डनिंग पावर मौजूद है आर्टिकल 161 में। ठीक है, तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 के तहत क्या मौजूद है, पार्डनिंग पावर्स मौजूद होती है सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास। तो यहां पे जो हमारे सामने केस आया है वो आया है कि भाई जो गवर्नर है वो जो अपनी पार्डनिंग पावर को यूज करता है ना, तो वो कैबिनेट एडवाइस जो है वो गवर्नर के ऊपर बाइंडिंग होगी। यानी गवर्नर के पास जो पार्डनिंग पावर है वो उसकी खुद की पार्डनिंग पावर नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट की एडवाइस पर ही कर सकता है। राइट, अब ये जो पार्डनिंग पावर्स होती है ना बच्चों, इसको भी समझा देता हूं। पार्डनिंग पावर्स आर ऑफ pardoning powers are of 5 types. How many types? Are of 5 types. मैं एक एक करके सारा समझाता हूं। आर ऑफ 5 टाइप्स, और प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर और गवर्नर की पार्डनिंग पावर की डेफिनेशन सेम ही है, कुछ एक दो डिफरेंस जरूर होते हैं। सबसे पहला है पार्डन। पार्डन का क्या मतलब होता है? सबसे पहले पार्डन, पार्डन का मतलब होता है रिमूव्स ऑल द sentence removes all the sentence एंड द कन्विक्शन। यानी बाइज्जत बरी कर देना नहीं कहते हैं, है ना, कि आपको बाइज्जत बरी कर दिया गया है, तो इसको बोलते हैं रिमूव ऑल द सेंटेंस एंड द कन्विक्शन। तो अगर आप गवर्नर के पास गए या प्रेसिडेंट के पास गए और उन्होंने आपको पार्डन कर दिया, मतलब अब आप बाइज्जत बरी हैं, भले सुप्रीम कोर्ट ने आपको फांसी की सजा सुनाई हो या आपको 14 साल जेल की सजा सुनाई हो, लेकिन अगर पार्डन कर दिया मतलब आप बाइज्जत बरी हैं। फिर आता है एक और, कम्यूटेशन। कम्यूटेशन, कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? कम्यूट मतलब क्या होता है? इधर से उधर जाना। तो कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? द सब्सटीट्यूशन इट डिनोट्स द सब्सटीट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट टू अनदर फॉर्म, टू लाइटर टू लाइटर फॉर्म। ठीक है, टू लाइटर फॉर्म। जैसे आपको कहा गया जैसे कि आपको मौत की सजा मिली थी कि आपको फांसी लगेगी, लेकिन फांसी बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर गवर्नर या प्रेसिडेंट को लगा कि नहीं यार फांसी तो कैसे दे दे मैं किसी भी व्यक्ति को, तो उन्होंने क्या किया कि फांसी की जगह आपको क्या कहा, 14 वर्ष आपको कठोर कारावास दिया गया, है ना, 14 years रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट या लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अगर आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है तो आपको क्या बोला, नहीं यार इसको केवल 7 साल के लिए नॉर्मल इम्प्रिजनमेंट रखो, दैट इज कम्यूटेशन। ठीक है, देन होता है आपका रेमिशन। रेमिशन, ठीक है, यही हम लोग बात कर रहे थे। ये जो रेमिशन की बात, आप यहाँ पे जो बात आ रही थी ना, ये रेमिशन है ना, क्योंकि आज न्यूज में रेमिशन ही आया। तो व्हाट इज रेमिशन ऑल्सो? तो रेमिशन क्या होता है बच्चों? रेमिशन का मतलब होता है जब रेमिशन का मतलब होता है रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस, पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट यही है बच्चों, विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। जैसे आई गिव यू द एग्जांपल, है ना, यहां पे तो क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट टू द लाइटर फॉर्म, लेकिन यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, विदाउट चेंजिंग द कैरेक्टर। विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर जो है, ये कह रहे हैं कि पीरियड ऑफ सेंटेंस कम हो रहा है। जैसे आपको 14 इयर्स 14 इयर्स रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिला, 14 इयर्स रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिला, यानी कठोर कारावास की सजा मिली 14 साल की, है ना। तो 14 इयर्स रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट को चेंज करके कितना कर दिया गया, 7 इयर्स रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। 7 इयर्स रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट जो है ये कर दिया गया, आपके 14 साल की जगह केवल 7 साल
कर दी गई, 14 साल की जगह केवल 7 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट कर दी गई। ये होता है रेमिशन, यानी विदाउट चेंजिंग द कैरेक्टर। अगर आपने कैरेक्टर चेंज कर दिया तो वो क्या कहलाएगा? कम्यूटेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन फोर्थ टाइप का होता है रेस्पाइट। क्या होता है? रेस्पाइट, ठीक है। अब रेस्पाइट का मतलब क्या होता है? रेस्पाइट का मतलब होता है कि ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ये ध्यान रखना, ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस, ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस, है ना, चेंजिंग द नेचर, changing the nature of punishment, changing the nature of punishment, चेंजिंग द नेचर ऑफ पनिशमेंट। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस कैसे हो गया? जैसे कैंसर हो गया, या आपके जो है क्या हो गया, कैंसर हो गया, या आप कोई लड़की प्रेग्नेंट है और उसे फांसी की सजा मिली, तो बच्चे की क्या गलती है? जो बच्चा पेट में है, कोख में है, उसकी क्या गलती है? या अगर किसी को कैंसर है और उसे केवल, उसके पास केवल 6 महीने जीने के लिए और उसे सजा मिली 14 साल की, तो वो क्या करेगा भाई 14 साल की सजा लेके? तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज में चेंजिंग द नेचर ऑफ पनिशमेंट। ध्यान रखना, रेस्पाइट और रेमिशन में यही फर्क है। एक विदाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज, अगर आप सेंटेंस का नेचर चेंज कर रहे हैं विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर, है ना, उसका पीरियड चेंज कर रहे हैं, तो वो रेमिशन। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज में अगर आप नेचर ऑफ पनिशमेंट चेंज कर रहे हैं तो वो है रेस्पाइट, ठीक है। और पांचवा तरह का होता है आपका रिप्राइव। रिप्राइव, सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, रिप्राइव। रिप्राइव का मतलब क्या होता है? स्टे ऑन द सेंटेंस, स्टे ऑन द सेंटेंस, है ना। स्टे यानी रोक लगाना, किसी भी तरह का रोक लगाना, है ना। तो रोक लगाना मतलब क्या होता है कि भाई रोक क्यों लगाया जा रहा है? जैसे आपको फांसी की सजा मिली और आपने प्रेसिडेंट के पास गए, गवर्नर के पास गए। अब वहां पे अगर आपको फांसी लग जाएगी तो गवर्नर सुनेगा किसका केस, है कि नहीं? या प्रेसिडेंट किसका केस सुनेगा? तो इस वजह से जो है इसको कहते हैं रोक लगाना। तो स्टे ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस, स्टे ऑन द सेंटेंसेस, सेंटेंस एग्जीक्यूशन, अगर इसको प्रॉपर लिखें तो सेंटेंस एग्जीक्यूशन, सेंटेंस एग्जीक्यूशन, इसको बोला जाता है रिप्राइव, ठीक है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अब इसके ऊपर आया है ना, न्यूज में आया है, तो डेफिनेटली आपसे जो है यूपीएससी प्रीलिम्स में या मेंस में आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे कि व्हाट आर द पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड व्हाट आर द पार्डनिंग पावर्स ऑफ गवर्नर, या डिफरेंस उसमें पूछेंगे। अब ये चीज ध्यान रखना, जैसा मैंने आपको बताई, अब मेरे पास पेज की यहाँ पे थोड़ी सी कमी है, लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूं। प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर है वो कहाँ पे मौजूद है? आर्टिकल 72। और गवर्नर की जो पार्डनिंग पावर है वो कहाँ पे मौजूद है? आर्टिकल 161 में मौजूद है। लेकिन डिफरेंस है क्या दोनों की पार्डनिंग पावर में? जी हाँ, दो बड़े डिफरेंस हैं यहाँ पे, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट कैन पार्डन, पार्डन मतलब माफ करना, प्रेसिडेंट कैन पार्डन डेथ सेंटेंसेस, प्रेसिडेंट कैन पार्डन डेथ सेंटेंसेस, वेयर एज गवर्नर कैन नॉट। ये चीज ध्यान रखना, गवर्नर जो है मौत की सजा जो है, मृत्यु दंड जो है, ये माफ नहीं कर सकता। दिस इज एज सिंपल एज दैट, इसमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं हो सकता, ठीक है। देन प्रेसिडेंट कैन हियर the cases of military courts also, military case also, but governor cannot। इस चीज का ध्यान रखना, बट गवर्नर कैन नॉट। अब क्यों नहीं कर सकता मिलिट्री केस? क्योंकि प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द आर्मी। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर
कि जो ये पार्डनिंग पावर है दे आर नॉट द डिस्क्रिशनरी पावर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये आपको पता होना चाहिए। द पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर नॉट डिस्क्रिशनरी पावर। यह अब क्लियर कर दिया गया है, दे आर नॉट द डिस्क्रिशनरी पावर, है ना। एंड दे आर एंड दे हैव टू, या एंड दे आर बाइंडेड, एंड दे आर बाइंडेड एंड द, इसको यूं लिख लेते हैं, एंड द एड एंड एडवाइस ऑफ पीएम या सीएम, है ना, विथ कैबिनेट इज बाइंडिंग, आर बाइंडिंग। जो भी आप बोले ये क्या है, ये बाइंडिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या है, ये बाइंडिंग है ना। ये आ, अलग से नहीं है, ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ये एकाधिकार नहीं है, ये बाइंडिंग होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, ये चीज और कभी और डिटेल में जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट और गवर्नर क्या केस लेने के लिए मना कर सकते हैं क्या? जी हाँ, उनके पास हर तरह की फ्रीडम है कि वो कोई भी केस लेने से मना कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो कोई केस ले ही लें, वो मना भी कर सकते हैं। उनके ऊपर कोई ये फोर्स नहीं है कि आपको केस लेना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर केस लिया है तो पूरी तरह से फैक्ट्स और फाइंडिंग्स वापस उनके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं सेकंड न्यूज की तरफ, दैट इज पुतिन लाइकली टू पार्टिसिपेट, पुतिन लाइकली टू पार्टिसिपेट इन द ब्रिक्स समिट इन दिल्ली, सेज रशियाज डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर, है ना। एक बहुत अच्छी न्यूज है कि जो रूस के राष्ट्रपति जो हैं व्लादिमीर पुतिन, वो ब्रिक्स समिट जो है जो सितंबर में होने जा रही है इसी साल, है ना, इंडिया में, उसमें राष्ट्रपति पुतिन जो है वो भाग ले सकते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब ये ब्रिक्स समिट को मैं केवल इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि दो तीन चीजें जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि ब्रिक्स जो है, ये इंडिया इज द, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, है ना, इंडिया इज, दिस इज द, इंडिया इज होस्टिंग, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया इज होस्टिंग द, क्योंकि यूपीएससी आपसे यही बदल देता है, 18th ब्रिक्स समिट, 18th ब्रिक्स समिट इन 2026, ठीक है। इंडिया कौन सा ब्रिक्स समिट होस्ट कर रहा है? 18th ब्रिक्स समिट जो है वो होस्ट कर रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और पिछली बार किसने की थी ब्रिक्स में? ब्राजील ने की थी। हालांकि इस बार रशिया को करना था, लेकिन इंडिया का नंबर आया है बिकॉज ऑफ वॉर सिचुएशंस और ये जो है, इसलिए रशिया ने इसे पास वापस किया है, ठीक है। तो पिछली बार ब्राजील ने की थी, 17 ब्रिक्स समिट वाज इन ब्राजील, बट 18th ब्रिक्स समिट इज इन इंडिया, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। देन दूसरा जो है, ब्रिक्स के अंदर जो है थीम क्या है इस बार की, क्योंकि यूपीएससी आपसे थीम भी पूछने लगा है। तो व्हाट इज द थीम? बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, एंड सस्टेनेबिलिटी, है ना। बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, सस्टेनेब इनोवेशन, कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। एक्चुअली दिस इज द एक्रोनिम फॉर ब्रिक्स ऑल्सो। ये ब्रिक्स का भी एक शॉर्ट फॉर्म है, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ब्रिक्स को भी ये थीम के आधार पर किया गया। हालांकि ब्रिक्स का कोई आधिकारिक फुल फॉर्म नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। ब्रिक्स का नाम उनके मेंबर कंट्रीज पे पड़ा है, जैसे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। अब हाल ही में करंटली, इनिशियली जो है
ब्रिक्स के अंदर केवल 5 मेंबर्स ही थे। सबसे पहले ब्रिक ही था, BRIC था, फिर साउथ अफ्रीका ज्वाइन हुआ 2008-9 में, उसके बाद ये बना ब्रिक्स। लेकिन करंटली ब्रिक्स जो है अब, क्योंकि इसमें कई सारे देश हैं, तो इसे ब्रिक्स प्लस भी कहा जाता है। ब्रिक्स प्लस हैज 11 नेशंस, है ना, 11 नेशंस प्रेजेंट, है ना। 11 नेशंस आर द मेंबर नेशंस। कौन कौन से 11 नेशंस हैं? 11 मेंबर नेशंस कौन से हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए बच्चों, क्योंकि यूपीएससी आपसे पूछता है। तो 11 मेंबर नेशंस कौन से हैं भाई? सबसे पहले 5 तो यही हो गए, है ना, BRICS, दैट इज साउथ अफ्रीका, चाइना, इंडिया, रशिया, ब्राजील। ठीक है। अब इसके बाद कौन कौन से देश जुड़ना शुरू हुए आपके? इजिप्ट, देन इथियोपिया, देन ईरान, yes, Iran is the member, then Saudi Arabia, then UAE एंड इंडोनेशिया। इंडोनेशिया हाल ही में ज्वाइन हुआ है ब्रिक्स मेंबर में रिसेंटली। तो ये 11 देश हैं जो अभी इसके क्या हैं, मेंबर नेशन मौजूद हैं। ठीक है। और ये चीज ध्यान रखना, पहली बार जो ब्रिक्स यूथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी इस बार हुई है, जो पहले कभी नहीं हुई थी। ठीक है। फिर जैसे जैसे सबमिट होगी मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है बच्चों। चलिए थर्ड न्यूज के ऊपर चलते हैं, फिर हम लोग एडिटोरियल सेक्शन की तरफ चलेंगे। हाल ही में जो है, नासा बिगेन फ्यूलिंग NASA began fueling its moon rocket on Wednesday for humanity's first lunar trip in more than half a century, aiming for evening liftoff with 4 astronauts. तो कौन सा मिशन जा रहा है? नासा का आर्टेमिस लूनर फ्लाईबाय मिशन है ना। लून मतलब मून पे उतरने का मिशन नहीं है, लूनर फ्लाईबाय है। चांद पे गए, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर गए और फिर वहां से वापस स्लिंग शॉट लेकर इंडिया में आ गए। तो यह न्यूज आपको बताने का कारण ये था कि आपको ये पता होना चाहिए कि नासा का आर्टेमिस 2 लूनर फ्लाईबाय मिशन है, ये लूनर के लिए है। और नासा और आर्टेमिस मिशन में ये पहला ऐसा फर्स्ट क्रूड मिशन है आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत, जहां पे कहां जा रहे हैं, चांद पे जा रहे हैं। ये भी ध्यान रखना, इट इज अ 10 डे मिशन, है ना। ये जो फर्स्ट लूनर ट्रिप जो हो रही है आर्टेमिस मिशन की तरह, इट इज अ 10 डे लूनर मिशन, ये भी आपको पता होना चाहिए। इट इज अ 10 डे लूनर मिशन। ठीक है, 10 डे लूनर मिशन एंड 4 क्रू मेंबर्स, 4 क्रू मेंबर्स विल गो अलोंग विद द शिप। केवल सैटेलाइट ही नहीं जा रही है, 4 क्रू मेंबर्स भी जा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑल द 4 क्रू पर्सन जो हैं, ये चारों पहली बार ही लूनर फ्लाईबाय मिशन में जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक चीज और आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि ये जो चारों क्रू मेंबर्स जो है ना, दे आर यूजिंग दे आर यूजिंग AVATAR एवेटार चिप, है ना। एवेटार ऑर्गन और चिप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। ऑर्गन और चिप टेक्नोलॉजी का भी यूज करेंगे। क्या है ये? इसीलिए मैं ये न्यूज बता रहा था। इसका मतलब है कि भाई ये जो भी क्रू वहां जा रहा है, इनके ऑर्गन्स कैसे काम करेंगे, ये पहली बार डिटेल्ड में स्टडी होगी। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर यूजिंग दिस। इस एवेटार का फुल फॉर्म भी है ना, अ विजुअल एस्ट्रोनॉट टिश्यू एनालॉग रेस्पॉन्स। तो ये भी इसका है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एवेटार ऑर्गनोचिप टेक्नोलॉजी का भी यूज करेंगे कि स्पेस में हमारे ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, इसका रियल लाइफ डेटा हमें प्राप्त होगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे एडिटोरियल सेक्शन की तरफ, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, श्रीराम पंचू जी ने ये लिखा है, सीनियर एडवोकेट और मीडिएटर हैं। उन्होंने ये एडिटोरियल लिखा है, टेक्स्ट बुक क्रिटिसिज्म, द कोर्ट एंड द कंटेम्प्ट। हाल ही में आपको पता है
कि एनसीईआरटी में 19 पेज सुप्रीम कोर्ट की तारीफ की गई थी, लेकिन केवल 2 पैराग्राफ सुप्रीम कोर्ट के क्रिटिसिज्म में लिखे गए थे। केवल 2 पैराग्राफ बच्चों, ज्यादा नहीं, केवल 2 पैराग्राफ। लेकिन उसमें भी सुप्रीम कोर्ट इतना भड़क गया कि उसने केवल अगर यही ऑर्डर दे देते कि चैप्टर्स डिलीट करें तब तक तो ठीक था। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर क्या दिया कि जो ऑथर्स हैं उन टेक्स्ट बुक्स के, जो जिन्होंने चैप्टर लिखा है, उन्हें परमानेंटली गवर्नमेंट के किसी भी जॉब से बैन कर दिया जाए। सीधा सीधा, मतलब आप जनता को क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर आपने सुप्रीम कोर्ट को केस किया या सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसिज्म किया तो आपका तो दाना पानी हम बंद कर देंगे, और बाकी सुप्रीम कोर्ट को मतलब बाकी किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को अगर क्रिटिसाइज करें तो सुप्रीम कोर्ट बड़े हैं करके कहता है कि हाँ यार बहुत बढ़िया चीज है, ये तो क्रिटिसिज्म तो करना ही चाहिए। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज करें तो ये कंटेम्प्ट हो जाता है भाई। ये बड़ा दिक्कत वाली बात है। और इसमें एक और चीज है, तमिलनाडु के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के एक बच्चे के ऊपर भी इसी प्रकार का प्रेशर बनाया जा रहा था जब उसने ब्लॉग डाला कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है उनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है। तो उनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट, ये उस तमिलनाडु के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट ने लिखा, तो उनके ऊपर भी प्रेशर बनाया गया कि आप ये ब्लॉग हटाओ, क्यों, दे डोंट हैव एन स्पाइन। मतलब इस देश में सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज ही नहीं कर सकता ऐसा, बाकी सबको क्रिटिसाइज किया जा सकता है लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता। दिस इज मतलब एब्सर्ड एट द एब्सर्ड लेवल। और कुछ गलत लिखा, 19 पेज बच्चों, 19 पेज, क्लास 8 की जो एनसीईआरटी थी उसमें 19 पेज सुप्रीम कोर्ट की तारीफ की गई है या जुडिशियल सिस्टम की तारीफ की गई थी। 19 पेज, केवल 2 पेज क्रिटिसाइज किए गए, उसमें सुप्रीम कोर्ट इतना भड़क गया। तो ये एडिटोरियल बिल्कुल उसी के ऊपर है कि कहां पे हमें क्रिटिसिज्म करना है, कहां पे नहीं करना है, इसके ऊपर है। चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे इंपॉर्टेंट, the Supreme Court of India recently took exception of its depiction in a class 8 textbook published by NCERT, है ना। Consequently, the court shelved the book and a new committee has been tasked with revising the content. The incident serves as a backdrop to examine a nuanced application of contempt of court and a delicate balance between fundamental right of Article 19, Clause 1, Subclause A and institutional dignity and the broader systemic challenges of judicial accountability and internal corruption. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी और इंटरनल करप्शन हो रहा है। जो कैश मिला था इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज से, जिनका मामला आज हमारे पार्लियामेंट में चल रहा है हटाने का, सुप्रीम कोर्ट उसे झुठला सकता है क्या, है ना। तो वो करोड़ों करोड़ों रुपए के कैश जले हुए मिले, वो किसने देखे, राइट। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं आर्ग्यूमेंट। ऑथर कहते हैं कंटेम्प्ट एंड द हैंडलिंग ऑफ क्रिटिसिज्म। ऑथर कहते हैं भाई देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंटेम्प्ट्स, है ना। फर्स्ट होता है सिविल कंटेम्प्ट, जहां पे विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ द कोर्ट ऑर्डर, जहां पे कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दिया और हम उसे विलफुल डिसोबीडियंस करते हैं कि भाई मैं उसे नहीं मानता, कोर्ट के आदेश को नहीं मानता। और दूसरा होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट, है ना। क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, प्रेजुडाइजिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग्स और स्कैंडलाइजिंग या लोवरिंग ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट थ्रू द हॉस्टाइल क्रिटिसिज्म। अब क्या क्रिमिनल कंटेम्प्ट, भाई ये ठीक है, एक तरह से कोर्ट की इमेज को बचाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज भी बच्चों हम लोग सरकार से तो हम लोग मतलब क्या कहें, सरकार से तो हम लोग हाथ जोड़ के अब हम गिव अप कर चुके हैं कि सरकार कितना हेल्प कर पाएगी नहीं कर पाएगी। लेकिन कोर्ट से फिर भी उम्मीद है। लेकिन अगर कोर्ट में है तो लोग ही ना बच्चों, कोई मंगल ग्रह से थोड़ी ना लोग आए। तो वहां पे जो लोग हैं जो गलत हैं उनके बारे में अगर कुछ हम लोग कहते हैं तो क्या गलत कहते हैं, तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होना चाहिए क्या। तो ऑथर यही चीज कहते हैं, द रैशनल फॉर कंटेम्प्ट, द जुडिशरी लैक्स द पावर ऑफ द पर्स और द स्वॉर्ड, इट्स ट्रू पावर स्टेम्स फ्रॉम द पब्लिक कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट, है ना। Criminal contempt is invoked not to protect a judge ego, but to prevent motivated reports that severely denigrate the judiciary and erode public faith, है ना। तो कंटेम्प्ट का रैशनल क्या है
कि भाई जुडिशरी के पास कोई स्वॉर्ड तो है नहीं, जुडिशरी के पास पैसा तो है नहीं कि वो लोगों को खरीदे या डराए, ऐसा तो कुछ कर नहीं सकता। तो जुडिशरी की जो ट्रू पावर है वो है पब्लिक कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट। और ये बात बिल्कुल सही है, आज भी दो लोगों में लड़ाई हो जाती है ना, तो वो पुलिस से के पास इसलिए जाता है क्योंकि उसे पता है कि पुलिस के पास जाने के ठीक बाद आपको कहाँ जाना पड़ेगा, कोर्ट। और हर जना क्या कहता है, आई विल सी यू इन द कोर्ट, आई विल सू यू, है ना। तो जो जुडिशरी का जो पावर है ना, वो पब्लिक कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट से जगता है। लेकिन क्रिमिनल कंटेंट जो है वो केवल जज की ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वोक नहीं किया जा सकता, बट ये क्रिमिनल कंटेंट केवल तभी लाया जा सकता है जब कोई सही में जुडिशरी की इमेज को डेनिग्रेट कर रहा हो या पब्लिक फेथ को इरोड कर रहा हो। क्या क्लास 8 की टेक्स्ट बुक्स ने ये किया था क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है। अब ऑथर कहते हैं कि ऐसे कोई जुडिशियल प्रेसिडेंट हैं क्या ब्रॉड शोल्डर्स के? एक है सीजेआई सब्यसाची मुखर्जी, asserted that criticism regarding delayed justice should encourage the judiciary to introspect, है ना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे सब्यसाची मुखर्जी, उन्होंने कहा कि जुडिशरी में अगर केसेस पेंडिंग है और अगर उसका क्रिटिसिज्म हो रहा है तो ये तो जुडिशरी को एनकरेजमेंट के थ्रू लेना चाहिए। और क्लास 8 की टेक्स्ट बुक्स में यही था कि जुडिशरी में करप्शन हो रहा है और जुडिशरी में केसेस बहुत ज्यादा पेंडिंग है। केवल ये थे, एक पैराग्राफ था जुडिशरी के अंदर करप्शन है 4 लाइन का, और एक पैराग्राफ था कि जुडिशरी पे बहुत ज्यादा केसेस पेंडिंग है 4 लाइन का। उसमें सुप्रीम कोर्ट इतना ज्यादा भड़क गया। देन एक और चीफ जस्टिस थे जिनका नाम था पी बी गजेंद्र गाडकर, उन्होंने कहा था warned against the indiscriminate use of contempt, है ना, emphasizing that judicial dignity is earned through fairness, fearlessness and objective judgments। क्या कहा था कि जो जुडिशियल डिग्निटी है इट इज अर्नड थ्रू फेयरनेस, फियरलेसनेस एंड ऑब्जेक्टिव जजमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। थर्ड, सीजेआई एसपी भरूचा, उन्होंने क्या कहा था, उनका क्या टिप्पणी थी इस चीज में? सीजेआई एसपी भरूचा ने कहा था कि हमें ब्रॉड शोल्डर अप्रोच अपनाना चाहिए। क्या? चूजिंग टू श्रग ऑफ कमेंट्स बाय एक्टिविस्ट लाइक मेधा पाटकर एंड अरुंधति रॉय rather than initiating contempt action। हमें ब्रॉड शोल्डर रखना चाहिए कि ठीक है यार, हमारा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं का, और अगर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो ठीक है, कर रहे हैं यार, क्या दिक्कत वाली बात है। जैसे बच्चों, अगर मैं आपको कहूं कि यार आपने आज क्या बढ़िया ब्लू कलर की शर्ट पहनी है, आपने व्हाइट कलर की शर्ट पहन रखी है, और मैं आपको बोलूं क्या बात है यार, क्या ब्लू कलर की शर्ट है, बहुत अच्छी लग रही है, आपको क्या लगेगा? नहीं सर, दिस इज व्हाइट शर्ट। मैं कहूं नहीं नहीं यार ब्लू कलर है, हाँ आप कहो नहीं नहीं सर व्हाइट व्हाइट कलर है, तो मैं कहूँ नहीं नहीं यार ब्लू है, मुझे दिख रहा है ब्लू है, बिल्कुल ब्लू है। आपको नहीं नहीं सर व्हाइट है। एक टाइम बाद आप क्या कहोगे कि ठीक है ना यार, अगर प्रणय अगर जो है कह रहे हैं कि भाई ये चीज है तो है, क्या दिक्कत है भाई, ठीक है कह रहे हैं तो कह रहे हैं। मैंने जो पहन रखा है उससे क्या फर्क पड़ जाएगा अगर अगर सामने वाले सर मुझे ये कह रहे हैं कि भाई हमें ब्लू कलर है या व्हाइट कलर है, मुझे तो पता है ना व्हाइट कलर है, तो ठीक बात है आगे बढ़ो भाई, है ना। तो ब्रॉड शोल्डर अप्रोच रखनी चाहिए, चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन ग्लोबल प्रेसिडेंट्स की बात करें तो यूके ज्यूरिस्ट लाइक लॉर्ड डेनिंग एंड लॉर्ड टेम्पलमैन in the spy catcher case highlighted that court should not fear criticism, prioritizing freedom of speech and relying on their conduct for vindication over punitive contempt action। कितना इंपॉर्टेंट बच्चों ये केस स्टडी है, आपके मेंस में बहुत काम आएगा, इस चीज का ध्यान रखना बच्चों। कहा कि कोर्ट को क्रिटिसिज्म से डरना नहीं चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, एंड रिलाइंग ऑन देयर कंडक्ट फॉर विंडिकेशन ओवर प्यूनिटिव कंटेम्प्ट एक्शन। हमें किसी के बोलने पर उन्हें सजा नहीं, लेकिन सही में कोई विंडिकेटिव एक्शन कर रहा है, कोर्ट की सही में जजमेंट को ठेस पहुंचा रहा है, रेपुटेशन को ठेस पहुंचा रहा है, उसको आप सजा दो। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, कोई आपके खिलाफ इतनी सी भी बात कर दे रहा है, आप भड़क जा रहे हैं भाई माननीय न्यायाधीश, है ना। नाउ ऑथर अपने सेकंड आर्ग्यूमेंट में कहते हैं वेयर द लाइन इज ड्रॉन, सबसे है बाउंड्रीज ऑफ criticism where the court's shoulder while the court
court's shoulders are broad. Criticism must be grounded in correct facts, not reckless or devoid of any ill motive to deliberately denigrate the institution. ये बात ठीक है कि कोर्ट के जो शोल्डर्स हैं वो काफी हद तक ब्रॉड हैं, लेकिन फिर भी जो क्रिटिसिज्म है वो करेक्ट फैक्ट्स पे होना चाहिए, केवल रेकलेस क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, इल मोटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑथर कहते हैं कि क्या जुडिशियल इमेज का सिग्निफिकेंस है? जी हाँ, protecting the court's image is vital because it sustain its capacity to exercise judicial review, a crucial tool against administrative wrongdoing and legislative access, ensuring accountability, transparency and good governance. This is very important. कोर्ट की इमेज बचाना क्यों जरूरी है? क्योंकि कोर्ट ही एक वो क्रूशल टूल है जिसके पास जुडिशियल रिव्यू है, और वो ये क्रूशल टूल है जिससे जो एडमिनिस्ट्रेटिव रॉन्ग डूइंग है और जो लेजिस्लेटिव एक्सेस है उसको वो चेक कर सकता है, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और गुड गवर्नेंस को इस्टेब्लिश करने के लिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन फिर भी ड्यू प्रोसेस एंड एकेडमिक फ्रीडम की बात करें तो द ऑथर आर्ग्यूज दैट सीनियर एकेडमिशियंस कुड हैव बीन इशूड अ नोटिस और अलाउड एन अपॉर्चुनिटी टू क्लैरिफाई एम्बॉडिंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। है ना, जैसा मैंने आपको बताया था कि जिन्होंने वो चैप्टर लिखा था उन्हें परमानेंटली बार कर दिया गया है फ्यूचर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए भी। तो ऑथर कहते हैं कि भाई जो सीनियर एकेडमिशियंस थे उन्हें समन किया जा सकता था कि भाई तुम आओ और एक बार बताओ कि भाई तुमने ऐसा क्यों लिखा, ताकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है ना, आर्टिकल 21 के तहत हमारे फंडामेंटल राइट में एंश्राइंड है बच्चों ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, है ना, तो ताकि उसको क्या किया जा सके, उसको बल मिले। लेकिन जुडिशरी जो है, जुडिशरी एज द अल्टीमेट प्रोटेक्टर ऑफ फ्री स्पीच मस्ट अवॉइड क्रिएटिंग अ चिलिंग इफेक्ट ऑन द एकेडमिक फ्रीडम। दिस इज एक्चुअली अ चिलिंग इफेक्ट, क्योंकि अगली बार कोई भी एकेडमिशियन जो है जो वो फ्री स्पीच जो है वो कभी करने के लिए रेडी नहीं होगा, वो कोई भी काम जुडिशरी के खिलाफ लिखेगा ही नहीं, क्योंकि जुडिशरी ने क्या कह दिया, चिलिंग इफेक्ट। आज के बाद तुम्हें कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। अरे भाई क्यों? भाई जुडिशरी है, कोई भगवान का वो थोड़ी ना, कोई स्वर्ग के इंद्रादि देवता है क्या? माय लॉर्ड कहते हैं, अपने आप को सही में लॉर्ड समझने लग गए हो क्या कि भाई एकेडमिक फ्रीडम के ऊपर ये चिलिंग इफेक्ट है एक तरह का। क्योंकि उसमें ये होता है कि भाई अब हर एकेडमिशियन लिखने से पहले 10 बार सोचेगा कि नहीं यार जुडिशरी के बारे में अच्छा अच्छा ही लिखो। क्या जुडिशरी का क्रिटिसिज्म हो ही नहीं सकता? मतलब जुडिशरी इज इम्यून फ्रॉम क्रिटिसिज्म। बाकी इस देश में हर संस्था का क्रिटिसिज्म हो रहा था, हो रहा है और आगे भी होगा, लेकिन अब जुडिशरी का क्रिटिसिज्म नहीं हो सकता। जुडिशरी ने ये कह दिया। नाउ व्हाट इज द पेडागोगिकल नीड, है ना? टेक्स्ट बुक शुड impartially teach students about judiciary's role in enforcing fundamental rights while also objectively discussing systemic challenges like infrastructure deficit and judicial corruption। तो ये किया है भाई, ये किया है और यही कर रहे थे हम लोग। टेक्स्ट बुक क्लास 8 की एनसीईआरटी में यही लिखा गया था कि मैं कह रहा हूं बच्चों, आप लोग अभी तो शायद हटा दी गई होगी, लेकिन कभी अगर आपको कोई मिल जाए ना वर्जन, उसमें आप देखना करीबन करीबन 17 से 19 पेज जुडिशरी की तारीफ के लिखे गए, उसमें आयतें लिखी गई जुडिशरी की तारीफों की। केवल 2 पैराग्राफ जो थे वो जुडिशियल करप्शन और जुडिशियल पेंडेंसी ऑफ द केसेस के बारे में था, केवल 2। और उसमें उसमें इतना भड़क जाना बड़े अजीब सी बात है। ऑथर अपने कंक्लूडिंग रिमार्क में कहते हैं द एंड नोट क्या है, इंटरनल सिस्टमिक मैनेस, द जुडिशरी करंटली लैक्स एडिक्वेट एजाइल इंस्ट्रूमेंट्स टू टैकल इंटरनल करप्शन। जुडिशरी के पास ऐसा कोई एडिक्वेट एजाइल इंस्ट्रूमेंट नहीं है ताकि जिससे वो इंटरनल करप्शन से लड़ सके। देन इनइफेक्टिवनेस ऑफ करंट मैकेनिज्म, सबसे पहला इम्पीचमेंट। आर्टिकल 124 क्लॉज 4 जो है दैट इज हाईली पॉलिटिसाइज्ड एंड प्रोसीजरली लेंदी। Transfer of judges merely reallocates the problem without addressing the misconduct. And third is in-house inquiry procedures often prove futile against systemic resistance from the offenders. So what is the way forward? आगे का रास्ता क्या है? The original constitutional schemes did not anticipate widespread judicial corruption. Therefore, there is an urgent need to fashion new, legally sound deterrents and remedies
to protect the integrity of vast majority of honest judges and improve the justice delivery system। बच्चों ये आपके कंक्लूजन में बहुत काम आने वाला है, इसको यूं का यूं याद करना है। हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसने कभी नहीं सोचा था कि हमारे जुडिशरी में करप्शन होगा, बट अब हो रहा है। सो देयरफॉर देयर इज एन अर्जेंट नीड टू फैशन न्यू लीगली साउंड डेटरेंट्स एंड रेमेडीज टू प्रोटेक्ट द इंटेग्रिटी ऑफ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ऑनेस्ट जजेस एंड इंप्रूव द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, चलिए मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। द रियल सबस्ट्रेटम ऑफ जुडिशियल पावर इज द फेथ the public vest in the court. In the light of this statement, critically analyze the application of criminal contempts in India. Does the power of criminal contempt have chilling effect on the freedom of speech and expression? न्यायिक शक्ति का वास्तविक आधार जनता का न्यायालयों में निहित विश्वास है। इस कथन के आलोक में भारत में आपराधिक अवमानना के अनुप्रयोग का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। क्या आपराधिक अवमानना की शक्ति का बोलने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भयानक प्रभाव पड़ता है? जीएस पेपर 2 से संदर्भित सवाल है। 250 वर्ड्स में आपको लिखना है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आप अपना आंसर लिखते हैं तो बेहिचक आप अपना आंसर iasrm@gmail.com पे डाल सकते हैं, जहां पर 2 आवर्स के अंदर अंदर आपके आंसर का फ्री इवैल्यूएशन करके विथ प्रोज एंड कॉन्स हम आपको आपका आंसर वापस भेजते हैं, ताकि आपके मेंस की प्रिपरेशन और अच्छे से चल सके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सेकंड एडिटोरियल की तरफ, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉरिडोर। बच्चों अगर थक गए हो तो वीडियो पॉज कर सकते हो, आराम से पानी वानी पी लो, किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं है, टाइम स्टैम्प मौजूद है। वापस वीडियो वहीं से शुरू होगा जहां से आपको देखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपॉर्चुनिटी कॉरिडोर। राइट नाउ रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जो हैं हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड इंडिया टू बी नक्सल फ्री। बहुत इंपॉर्टेंट मतलब इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर था बच्चों। पिछले 50 साल से हम लोग लड़ रहे हैं हमारे भारत के 2.5 फ्रंट वॉर, जो हमारे पूर्व सीडीएस कह के गए थे कि 2.5 फ्रंट वॉर, वो आधा फ्रंट ये नक्सलाइट ही था, मार्किंग द एंड ऑफ सेल्फ इम्पोज्ड डेडलाइन टू इरेडिकेट लेफ्ट विंग extremism. This milestone was achieved through an intensive 3-year paramilitary offensive। है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने केवल जो है पैरामिलिट्री ऑफेंसिव, यानी हमने पैरामिलिट्री का तो यूज किया ही है 3 साल से ज्यादा, लेकिन इसमें हमने ये भी किया है कि हमने कई सारे, आगे मैं डेटा दिखाऊंगा आपको कि कई सारे जो नक्सलाइट्स हैं उन्होंने स्वेच्छा से सरेंडर भी किया है, क्योंकि जान से हम नहीं मारना चाहते, हमारी आर्मी ऐसी है ही नहीं, है ना। ऑथर कहते हैं while acknowledging the operational success of dismantling the insurgents military capabilities, the editorial cautions against the over exploitation of natural resources and emphasizes the urgent need for inclusive development, political reconciliation and the protection of tribal rights in these newly secured region। और बहुत अच्छा पॉइंट ये कहते हैं बच्चों, ऑथर कहते हैं कि भाई जो है, मैं ये बात ठीक है कि भाई मिलिट्री कैपेबिलिटीज जो हैं वो पूरी तरह से क्या हो चुकी है, डिसमेंटल हो चुकी है, यानी खत्म हो चुकी है। हम ये मानते हैं कि डिसमेंटल हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी एडिटोरियल किस बात के लिए क्वेश्चन करते हैं कि हमें जो है ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं ये नहीं करना है वापस, है ना। हमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर क्या देना है, ध्यान देना है, हमें पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन करना है, एंड हमें ट्राइबल राइट्स को क्या करना है, हमें ट्राइबल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो न्यूली सिक्योर्ड रीजन है, हमें इसमें ये चारों चीजें ध्यान देनी है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज नहीं करना है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है, पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन करना है, एंड ट्राइबल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। The milestone and the data on left-wing extremism eradication। ठीक है, decisive paramilitary operations। Author कहते हैं the government executed a rigorous 3-year campaign resulting in 4,839 surrenders, 2000 बच्चों ये डेटा आप लोगों को यूं का यूं याद रखना है। कितने सरेंडर हुए, 4,839 सरेंडर्स, 2,218 अरेस्ट एंड 706 माओइस्ट न्यूट्रलाइज्ड, है ना। 706 माओइस्ट न्यूट्रलाइज्ड इन दी एनकाउंटर, जो फोर्सेस के साथ हुए
तो 4,800 ने तो सरेंडर किया, 2,200 को अरेस्ट किया गया और 706 माओइस्ट को क्या किया गया, न्यूट्रलाइज किया गया। अगर प्रीवियस रिजीम से कॉन्ट्रास्ट करें, अगर प्रीवियस रिजीम से कॉन्ट्रास्ट करें कि भाई पहले ऐसा क्या किया गया था, तो द करंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्ट्रास्ट इट्स रैपिड माइलस्टोन विद द यूपीए एरा ऑपरेशन ग्रीन हंट, है ना, जो 2009-10 में लॉन्च किया गया था। तो उसमें ये कहा गया था द प्रीवियस अप्रोच वाज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज हेजिटेंट एंड मेजर्ड, हेवीली वेइंग द इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन कॉस्ट। वहां पे ये कहा गया था कि जो पहले ऑपरेशन ग्रीन हंट हुआ था उसको देखते हुए, क्योंकि उसको क्या था कि इट वाज डिस्क्राइब्ड एज हेजिटेंट एंड मेजर, क्योंकि उन्हें कहा था कि नहीं नहीं यार भाई वो भी जान तो भाई हमारे ही लोग हैं, उनकी जान कैसे ले ले मैं। लेकिन इस बार वाली सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। 706 माओइस्ट को मारा गया, 4,800 ने सरेंडर किया, 2,200 को अरेस्ट किया गया। किसी भी तरह से उनके साथ जाति नहीं बढ़ती गई। और अमित शाह का अगर भाषण आप लोगों ने सुना है तो उन्होंने तो पार्लियामेंट में खड़े रह के कहा है कि अगर आपने इंडिया में बंदूक उठाई है तो आपको गोली खानी पड़ेगी, साफ कहा है। एंड आई एडमायर दिस बोल्डनेस ऑफ होम मिनिस्टर। भाई उनकी जिम्मेदारी है इस देश को भयमुक्त रखना। आप किसी भी झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश, आप ये सारे रीजन जो किसी जमाने में रेड कॉरिडोर कहे जाते थे, है ना, बिहार, ये सब बहुत ज्यादा परेशान थे। जब हम लोग नेक्स्ट वही कह रहे हैं, द पीक ऑफ रेड कॉरिडोर की बात करें तो द बेल्ट ऑफ माओइस्ट इन्फ्लुएंस स्पैंड ओवर 180 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, सीवियरली इंपैक्टिंग ट्राइबल फॉरेस्ट एंड मिनरल रिच जियोग्राफीज। ठीक है कि वहां पे वो प्रोटेक्शन और उसके लिए कर रहे थे, लेकिन हथियार उठा के पंचायत कहां गई, कोर्ट्स कहां गई। तो आप हर बार ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि नहीं नहीं हम तो हथियार उठा के आ जाएंगे, जो हो जाएगा हो जाएगा। तो अगर आपने हथियार उठाया तो आपको जो है गोली खानी पड़ेगी। अमित शाह साहब ने साफ साफ कहा है कि सीधी सी गणित है। द पीक ऑफ द रेड कॉरिडोर को अब उन्होंने, जो रेड कॉरिडोर था, अब इसको केवल क्या कर दिया गया है, इस कॉरिडोर को काट के उन्होंने कह दिया है कि केवल अब ये क्या रह गए हैं, रेड डॉट्स रह गए हैं। कोई रेड कॉरिडोर नहीं रहा है, रेड डॉट्स रह गए हैं। और ये रेड डॉट्स भी जल्दी खत्म हो जाएंगे। और ये डिसीजन होना ही चाहिए बच्चों, क्योंकि ये जो माओइस्ट हैं, ये जो नक्सलाइट्स हैं, ये साले चाइना के प्रभाव में आके जो है हथियार उठाते हैं। दैट इज नॉट द करेक्ट स्ट्रेटेजी, राइट। इस देश में कश्मीरी पंडित भी मौजूद थे जिन्हें 1980s में कश्मीर से भगाया गया था। क्या उन्होंने हथियार उठा लिए क्या? तो जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले हैं और जो इनके जो लॉयर्स हैं वो ये कहते हैं, जो इनके एडवोकेट्स हैं वो ये कहते हैं कि अरे उनकी ट्राइबल राइट्स छीनी गई थी इसलिए उन्होंने हथियार उठा लिए। तो कितने कश्मीरी पंडितों ने हथियार उठा लिए? और मैं कश्मीरी पंडितों को तो चलो आजकल बड़े कंट्रोवर्सी में है, कोई उन्हें प्रोपोगंडा कह देता है, कोई क्या कह देता है, बड़े बड़े लोग, इन्फ्लुएंसर लोग। लेकिन आप देखिए पार्टीशन के समय एक कौम जो पाकिस्तान रहती थी वो भारत आई। वो कौम सिंध रीजन में रहती थी और उस कौम को कहते थे सिंधी। आपके देश में, आपके आसपास कितने सिंधी मौजूद होंगे, कभी आप नोटिस करना बच्चों, क्या सिंधी कम्युनिटी अपना सब कुछ, घर, परिवार, बिजनेस, सब कुछ छोड़ के भारत आई, सिंधी स्टेटस अपनाया। लेकिन आज आप कोई भी एक सिंधी भिखारी देखते हो क्या? हर सिंधी काम कर रहा है, हर सिंधी धंधे पे बैठता है। रात को सबसे आखिरी दुकान जो बंद होगी ना वो सिंधी की होती है। मैं दूसरी कम्युनिटी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ट्रबल्स के बावजूद क्या उन्होंने हथियार उठाए क्या? जी नहीं, उन्होंने मेहनत का रास्ता चुना। सिंधी कम्युनिटी ने अपने आप को संवारा, सजाया, आगे बढ़ाया। लेकिन हम यहाँ पे कहते थे अरे इनके ट्राइबल में लैंड्स में कोई घुस गया था इसलिए इन्होंने हथियार उठा लिए। अरे जी नहीं भाई, ऐसा नहीं चल सकता। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस सरकार ने इन चीजों पर बहुत ज्यादा लगाम कसने का काम किया है। नाउ व्हाट इज द डुअल स्ट्रेटेजी, और इसका क्रिटिसिज्म क्या है इसको देखते हैं। सबसे पहला, अनकॉम्प्रोमाइजिंग मिलिटरिस्ट स्ट्रेटेजी। द करंट गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ स्ट्रिक्ट डुअल अप्रोच, ऑफरिंग डायलॉग and rehabilitation for those who lay down arms while zero mercy for the combatants who refuse। भाई सीधी सी गणित है, डायलॉग
एंड जीरो मर्सी, ये दो अप्रोच इस सरकार ने रखी है। बाकी किसी भी तरह के उस पर बात नहीं की गई है। या तो डायलॉग होगा या जीरो मर्सी होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। या तो डायलॉग होगा या जीरो मर्सी होगी। डायलॉग होगा तो आपको रिहेबिलिटेट किया जाएगा, लेकिन अगर आपने अपने रिफ्यूज किया तो आपके साथ जीरो मर्सी बढ़ती जाएगी, गोली मारी जाएगी। इसका क्रिटिसिज्म भी है, ह्यूमन राइट्स कंसर्न आना ही था ये चौंचला तो, है ना। द स्वीपिंग स्ट्रेटेजी फेस्ड इंटेंस पुशबैक फ्रॉम द सिविल सोसाइटी, academics and human rights activists often branded as urban नक्सल्स, है ना। ये चीज खुद प्रधानमंत्री खुद ही बोल देते हैं कि जो भी इनके बारे में बात करता था या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के एडवोकेट करता था, उनके ह्यूमन राइट्स को डिफेंड करता था, उन्हें क्या बोल दिया जाता था कि ये तो अर्बन नक्सल्स हैं। और बीजेपी गवर्नमेंट तो बहुत बड़े लेवल पर ये चीज बोलने लगे थे, खुद प्रधानमंत्री के मुंह से भी ये निकल गया था। और ये खैर सच्चाई भी है बच्चों। अर्बन नक्सल्स जो हैं भाई, अब वो हथियार नहीं उठाते, लेकिन कलम के माध्यम से जो है वो इस देश में अराजकता लाने का काम जरूर करते हैं। इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन जुडिशियल प्रोसेसेस ऑल्सो। क्या? critics argue that heavy-handed police measures frequently bypassed standard judicial norms, utilizing harsh provisions with anti-terrorism laws that potentially strangled democratic freedom। अब यार ठीक बात है, ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर आपके घर के आसपास लोग AK-47 लेके बैठे हैं, अब वहां पे पुलिस आके उनसे क्या बात करेगी कि अरे भैया आओ सत्तू पिए, आओ भैया अपन है ना लिट्टी चोखा खाएं, लेकिन हथियार डाल दो, ऐसे क्या करते हो बाबू, हैं मैं क्या लाडले, ऐसे करेंगे क्या यार वहां पे? हैं तो डेमोक्रेटिक फ्रीडम तो थोड़ी स्ट्रेंगल होती है यार। ठीक है, उन्होंने हथियार उठाने से पहले सोचना चाहिए था, है ना। नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? डेवलपमेंट एंड रिकंसिलिएशन। सबसे पहला, स्टेट प्रेजेंस इन वैक्यूम। द डीकैपिटेशन ऑफ इंसर्जेंट मिलिट्री कैपेबिलिटीज had created the historic opportunity, है ना। जो इंसर्जेंट मिलिट्री कैपेबिलिटीज है वो पूरी तरह खत्म हो गई है। तो इट क्रिएटेड अ हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी टू एस्टेब्लिश द स्टेट प्रेजेंट इन इंडियाज लीस्ट गवर्नड रीजन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी वहां पे वैक्यूम क्रिएट हुआ है बच्चों, क्योंकि कोई भी जो माओविस्ट है, नक्सलाइट्स हैं, ये है ही नहीं। तो वहां पे जितने भी इंसर्जेंट्स हैं ये खत्म हो चुके हैं, तो अब वहां पे वैक्यूम है। तो स्टेट को अब क्या करना है बच्चों? सबसे इंपॉर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेलफेयर पुश। campaigns to build schools and provide basic identity and welfare tools like Aadhaar, ration cards have been initiated in the worst affected villages। तो वर्स्ट अफेक्टेड विलेजेस में आपको क्या करना है? अपना उनका आधार कार्ड बनाना है, उनके लिए स्कूल्स बनाने हैं, आपको वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने हैं जो वहां की जरूरत है। देन आइडियोलॉजी वर्सेस डेवलपमेंट का खेल भी बहुत जरूरी है यहाँ पे, कि इसको बहुत फूक फूक के आपको कदम रखना है। वाइल माओविस्ट inherently oppose paramilitary democracy, while Maoists inherently oppose paramilitary democracy, an ideological stance independent of development metrics, establishing inclusive development remains the only sustainable antidote to extremism। This is very important point बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि ये बात ठीक है कि जो माओइस्ट थे इन्होंने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को हमेशा अपोज किया है ना, और ये इनका आइडियोलॉजिकल स्टैंड रहा है। लेकिन वहां पे इंक्लूसिव डेवलपमेंट देना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आपको कह रहा हूं, कि वहां के ही लोगों के साथ मिलके, उन्हीं माओविस्ट के साथ मिलकर उन्हें शक्ति प्रदान करके डेवलपमेंट करवाना इज ओनली सस्टेनेबल एंटीडोट टू एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, यह आपसे ऐसे में भी पूछा जा सकता है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट डैश ओनली सस्टेनेबल एंटीडोट टू एक्सट्रीमिज्म, है ना। तो ये आपसे पूछा जा सकता है ऐसे में भी। ठीक है, नाउ सेफ गार्डिंग ट्राइबल राइट्स। द डिफीट ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मस्ट नॉट बिकम एन एक्सक्यूज टू क्रोनी कैपिटलिस्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ट्रू सक्सेस lies in expanding tribal rights, ensuring accountability in resource mining, and initiating a politics of reconciliation to heal historical wounds। जिसकी वजह से हथियार उठाए थे उसको ध्यान में रखते हुए, उनके वुंड्स को हील करते हुए, अकाउंटेबिलिटी में इंश्योर हो, उनको उनके ट्राइबल राइट्स मिलें,
तब जाके हम लोग एक अच्छा समाज बना पाएंगे। ठीक है बच्चों, मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। द डीकैपिटेशन ऑफ left wing extremism military capabilities is only half the battle won. Trace the evolution of India's anti-Naxal strategy from Operation Green Hunt to present day. Discuss the socio-economic challenges from the state must now address to prevent the resurgence of extremism. बच्चों एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, ऑपरेशन ग्रीन हंट शुरू हुआ था 2000, मैं इसको यहाँ पे बता देता हूँ कि ऑपरेशन ग्रीन हंट जो है ना, ये शुरू हुआ था, अभी मैंने आपको बताया था 2009-10 में। ठीक है, करंट सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेजेंट डे में क्या क्या लॉन्च हुआ है आपको पता है? प्रेजेंट डे में जो इनसे नक्सलाइट से लड़ने के लिए जो स्ट्रेटेजी अपनाई गई थी वो थी समाधान स्ट्रेटेजी। ठीक है, समाधान स्ट्रेटेजी, क्या नाम था इस स्ट्रेटेजी का? समाधान स्ट्रेटेजी। ये आपको पता होना चाहिए बच्चों हर हाल में कि समाधान स्ट्रेटेजी क्या है, क्योंकि आपसे जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी के हिसाब से जो है ये आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे कि समाधान स्ट्रेटेजी क्या थी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को खत्म करने के लिए। तो ये आपको पता होनी ही चाहिए बाय एनी केस, ऑपरेशन ग्रीन हंट पता हो या नहीं पता हो, लेकिन समाधान स्ट्रेटेजी आपको पता होनी चाहिए एट एनी कॉस्ट, है ना। और इसका ये फुल फॉर्म है, समाधान इज नॉट द वर्ड, इट इज द एक्रोनिम, है ना, समाधान, SAMADHN। तो ये समाधान स्ट्रेटेजी है, मतलब स्मार्ट लीडरशिप, एग्रेसिव स्ट्रेटेजी, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डैशबोर्ड बेस्ड KPI, हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर एंड नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। आप इसके बारे में गूगल करिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, जीएस पेपर 3 से जुड़ा हुआ सवाल है, 250 वर्ड्स में आपको लिखना है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आपने अपना आंसर लिखा है तो आप अपना आंसर iasrambh@gmail.com पे भेज सकते हैं, जहां पर आपके आंसर का फ्री वैल्यूएशन करके 2 घंटे के अंदर अंदर विद प्रोज एंड कॉन्स हम आपको आपका आंसर वापस भेजते हैं, ताकि आपकी मेंस की प्रिपरेशन और अच्छे से चल सके। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं थर्ड एडिटोरियल के ऊपर। थोड़ा सी लंबी क्लास हो गई है, राइट, बट फिर भी थैंक यू, आप अभी तक अगर बने हुए हैं तो इट्स बीन एन ऑनर फॉर आवर चैनल ऑल्सो। चलिए थर्ड एडिटोरियल के ऊपर आते हैं। हाउ एंटी करप्शन बॉडीज आर पॉलिटिसाइज। यशोवर्धन आजाद जो हैं पूर्व IPS ऑफिसर थे, उन्होंने ये एडिटोरियल लिखा है, एक एक करके डिस्कस करते हैं, है ना। ऑथर कहते हैं कि हाई प्रोफाइल दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस, है ना, जो अरविंद केजरीवाल पे लगाया गया था, विद सॉ द अरेस्ट ऑफ सर्विंग चीफ मिनिस्टर एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बाय CBI एंड ED हैज रिसेंटली कोलैप्स्ड एट द ट्रायल कोर्ट स्टेज ड्यू टू प्रोसिक्यूशन फेलियर टू एस्टैब्लिश अ प्राइमा फेसी केस, है ना। हाल ही में जो है ट्रायल कोर्ट स्टेज पे जो है ये जो है क्या हो गया, कोलैप्स हो गया था। और जो है ये कहा भी था कोर्ट ने कि भाई इस पे तो जो है केस चलाने लायक कोई एविडेंस ही नहीं है, और जो CBI और ED के जो ऑफिसर्स हैं और उनके ऊपर केस चलाया जाए, है ना। तो ऑथर कहते हैं कि दिस सिनेरियो अंडरस्कोर्स अ क्रिटिकल सिस्टमिक इशू। क्या? weaponization of anti-corruption agencies for political narratives, severe reputational cost of baseless incarceration, and India's fragmented, outdated investigative ecosystem that struggles to prove complex policy level corruption, है ना। तो ये जो है कई सारे सिस्टमिक इश्यूज जो हैं हमारे सामने लेके आता है। सबसे पहला, वेपनाइजेशन ऑफ एंटी करप्शन एजेंसीज फॉर पॉलिटिकल नैरेटिव्स, है ना, क्योंकि आपने सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया तो आपने अरविंद केजरीवाल को क्या ब्रांड दे दी, अरविंद केजरीवाल करप्ट है ना। अरविंद केजरीवाल शीश महल में रहते हैं, यहीं से दारू बेच बेच कर पैसा कमाया, ठीक है, उनके ऊपर आरोप है, एक्साइज पॉलिसी उन्होंने वापस ली, ये सारे जांच और पड़ताल के कार्यक्रम हैं कि उन्होंने गोवा के इलेक्शंस में पैसा लगाया। लेकिन अगर ये सब था तो फिर ये केस कोलैप्स कैसे हो गया, राइट। लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल में तो रहे, इतने टाइम जेल में रहे, अब जब वो जेल में रहे तो इसका फायदा बीजेपी को दिल्ली इलेक्शंस में हुआ ही हुआ, नेचुरल सी बात है। तभी तो दिल्ली में जो है मुख्यमंत्री वहां पे दिल्ली बीजेपी की बनी और आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल पूरी तरह से ब्लैंकेट बैन हो गया उनके ऊपर, कहीं बाहर दिखे नहीं। दिस इज
वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप एंटी करप्शन एजेंसीज को वेपनाइज करते हैं पॉलिटिकल नैरेटिव्स बनाने के लिए तो कहां किस हद तक सही है। देन रेपुटेशनल कॉस्ट, सीवियर रेपुटेशनल कॉस्ट जो होती है किसी को भी जेल भेजने के लिए, ये कितनी बड़ी बात है। और दूसरा, फ्रेगमेंटेड आउटडेटेड इन्वेस्टिगेटिव इकोसिस्टम, क्या ये सही है? अगर ये ट्रायल कोर्ट स्टेज पे भी अगर ये फेल हो जाता है तो फिर आपने उसे गिरफ्तार किया ही क्यों था, यानी आपका जो केस है वो शुरू से ही अच्छा नहीं था। सो दिस इज वेरी सबसे स्टूपिड बात है फिर तो, है। तो ये एडिटोरियल इसी के ऊपर बात करता है। ऑथर सबसे पहले कहते हैं द लिंकरिंग क्वेश्चंस, है ना, जो क्वेश्चंस हमारे सामने हैं पहले उसकी जवाबदेही होनी चाहिए। पहला, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। द कोलैप्स ऑफ द सेंसेशनल केस एट द थ्रेशोल्ड स्टेज raises severe questions about the evidentiary foundations required by investigating agencies before initiating prosecutions of the massive magnitude। क्या आपके अगर थ्रेशोल्ड स्टेज पर ही आपका केस जो है वो कोलैप्स कर जाता है तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो हैं तो उनके ऊपर ये सवाल खड़ा होना चाहिए कि आपने ये केस हाथ में लिया ही क्यों इतने बड़े मैग्नीट्यूड का। देन consequences of an FIR in politically sensitive matters, registering a first information report is not just a legal starting point. It carries devastating consequences, including reputational damage, arbitrary arrest, and prolonged pre-trial incarceration। ऑथर कहते हैं कि भाई अगर आप FIR करते हैं किसी भी व्यक्ति के खिलाफ और अगर ये कोई सेंसिटिव मैटर है जैसे कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर के ऊपर ही हुआ तो उसकी रेपुटेशन डैमेज होती है, फिर आर्बिट्ररी अरेस्ट होते हैं और प्री ट्रायल इनकार्सिनेशन, ये तो है ही, क्योंकि जब तक कोर्ट में केस नहीं गया तब तक तो जेल में रखना अलाउड है, राइट। तो ये इसका बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस है FIR का। देन एक्सट्रानियस प्रेशर, व्हेन हाई प्रोफाइल केसेस फेल अर्ली, it inevitably fuels public speculation that investigations were driven by political momentum or executive pressure rather than hard evidence rather than hard evidence। तो ये तो नेचुरल सी बात है कि ईडी सीबीआई पर जो क्या हुआ, ये एक सवाल तो खड़ा हो ही रहा है कि पब्लिक स्पेकुलेशन शुरू हो चुका है कि जो इन्वेस्टिगेशंस हैं ये पॉलिटिकल मोमेंटम गेन करने के लिए तो नहीं किया गया। और आज इसी के ऊपर एडिटोरियल है। देन ऑथर कहते हैं जुडिशियल थ्रेशोल्ड, सबसे पहला complexity of corruption। Unlike violent crimes, modern corruption rarely leaves visible traces. Bribes move through intermediaries, shell companies, and consultancy contracts, often appearing as favorable regulatory decision rather than direct cash transfers। भाई पहले तो कैश ट्रांसफर होता था तो आप सीधे सीधे बैंक में ट्रेल निकाल लेते थे, लेकिन अब जो ये मॉडर्न करप्शंस हैं ये इट डजंट लुक लाइक दिस। तो द complexity of corruption has also increased। then evidentiary architecture, है ना, successful prosecution requires a robust chain of evidence, that is financial trail, digital communication, corroborated testimonies। Missing links cause courts to hesitate in inferring criminal intent। तो ये जुडिशरी का भी थ्रेशोल्ड है यहाँ पे, एक तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ करप्शन, देन एविडेंशियरी आर्किटेक्चर, देन थर्ड इज सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट्स। द एपेक्स कोर्ट हैज मेंटेन्ड दैट गवर्नमेंट पॉलिसी डिसीजन कैन नॉट बी ऑटोमेटिकली क्रिमिनलाइज्ड विदाउट क्लियर प्रूफ ऑफ डिसऑनेस्ट इंटेंट एंड इलीगल पर्सनल gains। This protects civil servants but raises the judicial threshold for convictions। And then fourth is investigative deficits। India relies heavily on witness statement rather than modern forensic financial analysis। Unlike specialized agencies in Singapore or Hong Kong, India's ecosystem is fragmented, lacking expertise in data analytics and tracing the beneficial ownership of the corporate ओनर एंटिटीज। तो ये इंडिया में ये सिस्टम बहुत ज्यादा क्या है, कम है। और ये क्यों है, ये जानबूझकर रखा गया है क्योंकि हर जनाना इसमें मिला हुआ है। नो वन, नॉट अ सिंगल मैन एक्सेप्ट आप 10-15 आप इसमें से निकाल लीजिए इस लॉट में, हर जना जो है वो गिव एंड टेक के रिलेशनशिप में बैठा हुआ है कि तुम मेरे लिए ये कर दो मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, हर जना इसके ऊपर बैठा हुआ है। तो इन्वेस्टिगेटिव डेफिसिट्स जो क्रिएट हो रहे हैं ना उसके ऊपर कोई बात करने के लिए रेडी नहीं है। देन पॉलिटिकल डिलेमा,
ऑथर कहते हैं कि भाई देयर इज एन स्ट्रक्चरल पैराडॉक्स। क्या है? वाइल करप्शन इन लार्ज पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना, इरिगेशन, लिकर पॉलिसीज इज अ जेन्युइन थ्रेट रिक्वायर्स अ सीरियस इन्वेस्टिगेशन, द यूज ऑफ क्रिमिनल लॉ एज अ वेपन by political executive severely damages the legitimacy of democratic institution. Then trap cases versus policy corruption. Indian agencies frequently secure convictions in a low level trap cases, है ना, जैसे ऑफिशियल्स जो हैं वो रेड हैंडेड पकड़े गए कैश ब्राइब्स लेते हुए, बट कंसिस्टेंटली फेल टू प्रोसिक्यूट सोफिस्टिकेटेड लार्ज स्केल पॉलिसी लेवल ब्राइबरी। अब ये सबसे बड़ी चीज है, पॉलिसी लेवल ब्राइबरी जो है उस पे काम नहीं कर पा रही है, लेकिन कैश लेते हुए लाल रंगे हाथों पकड़े गए, ये सारी चीजें जो हैं जरूर जो है उसमें सक्सेस मिलती है। सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? देयर इज एन अर्जेंट नीड टू बिल्ड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी फॉर फाइनेंशियल फोरेंसिक्स। Prosecutors must ensure robust evidentiary foundations to restore public confidence, while political leadership must refrain from deploying investigative agencies for partisan gains। ये चीज तो पॉलिटिकल लीडरशिप को ध्यान रखनी ही है कि पॉलिटिकल लीडरशिप मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम डिप्लॉइंग इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज फॉर पार्टीसन गेन्स। ठीक है, चलिए मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। आज का तीसरा, द वेपनाइजेशन ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज फॉर पॉलिटिकल एंड्स नॉट ओनली वायलेट्स इंडिविजुअल लिबर्टीज बट ऑल्सो डैमेजेस the constitutional credibility required to fight actual corruption। critically analyze, राजनीतिक उद्देश्यों के लिए जांच एजेंसियों का हथियारीकरण न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है बल्कि वास्तविक भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आवश्यक संस्थागत विश्वसनीयता को भी नुकसान पहुंचाता है। आलोचनात्मक विश्लेषण करें। जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ बहुत अच्छा सवाल है। 250 वर्ड्स में आपको लिखना है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आपने अपना आंसर लिखा है तो आप अपना आंसर बेहिचक आप अपना आंसर iasrm@gmail.com पे भेज सकते हैं, जहां पर आपके आंसर का फ्री वैल्यूएशन 2 घंटे के अंदर अंदर करके विद प्रोज एंड कॉन्स हम आपका आंसर वापस भेजते हैं, ताकि आपकी मेंस की प्रिपरेशन और अच्छे से चल सके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी एडिटोरियल की तरफ, डेट इज ईसीआई ट्रांसफर्स कंट्रोवर्सी टॉप कोर्ट्स क्लैरिफिकेशन। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि अभी वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, आसाम और यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी में इलेक्शन होने जा रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन ने जो है बड़े लेवल पर जो है तबादले करना शुरू किए हैं। तो इसमें आर्टिकल 324 का क्या रोल है, इसको हम लोग समझते हैं बच्चों। ठीक है, ईसीआई एक एक करके समझते हैं। द कोर इशू रिवॉल्व्स अराउंड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ट्रांसफरिंग द सीनियर स्टेट ऑफिशियल्स लाइक चीफ सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस in the election bound states like West Bengal without the prior knowledge or the consent of the state government. The ECI justifies these overnight transfers under the guise of ensuring free and fair elections. This has sparked a severe constitutional debate regarding the true scope of ECI plenary powers under Article 324, the statutory control over all India services, and whether the Election Commission of India can bypass established एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज thereby paralyzing स्टेट मशीनरी। है ना, चलिए पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज आर्टिकल 324 एंड इट्स स्कोप ऑफ पावर। है ना, आर्टिकल 324 को कहा गया है द रिजर्वॉयर ऑफ पावर्स। द सुप्रीम कोर्ट इन द लैंडमार्क मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर 1978 केस established that article 374 is a plenary provision. It acts as a reservoir of power for the ECI to conduct free and fair इलेक्शन। है ना, लेकिन इसकी क्रूशियल लिमिटेशन क्या है? द कोर्ट हाउएवर प्लेस्ड सीवियर कैविएट्स ऑन दिस पावर। सबसे पहला, ऑक्यूपाइड फील्ड डॉक्ट्रिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे अगर कभी पूछें तो आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, द ईसीआई कैन नॉट यूज आर्टिकल 324 टू ओवरराइड एग्जिस्टिंग स्टैट्यूट्स। है ना, द ईसीआई जो है कैन नॉट यूज 324 टू ओवरराइड एग्जिस्टिंग स्टैट्यूट्स if parliament or a state legislature has made a valid law regarding elections or administration, the ECI must act in conformity with that law, not violation of it. Article 324 is only invoked where the law is silent. Second is rule of law and natural justice. The ECI is bound by the rule of law, must act bona fide yani in good faith, and adhere strictly to the norms of the natural justice and fair play. ठीक है, तो 324 का मिसयूज नहीं हो सकता। देन
What is the issue of statutory backing? Control over all India services. Officers belonging to these services are governed by All India Service Act. When serving a state, they fall under exclusive administrative control and transfers jurisdiction of state government. तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट क्या है? अंडर द 7th शेड्यूल स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉल अंडर द एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ द स्टेट. Then lack of explicit ECI power. Article 324 clause 6 mandates that state or union government to provide necessary staff to Election Commission of India. Neither the Representation of People Act 1950 nor the Representation of People Act 1951 explicitly empowered the ECI to unilaterally transfer the head of state administration or police. तो ये बात ठीक है, आर्टिकल 394 क्लॉज 6 में तो लिख दिया है कि स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट जो है वो नेसेसरी स्टाफ प्रोवाइड करेगी, लेकिन आरपीए 1950 और आरपीए 1951 दोनों ही इस बारे में बात नहीं करते हैं. तो bypassing the law, the editorial argues that by executing these transfer, ECI is bypassing the parliamentary laws governing the posting of officers, adopting a narrow technical view that these service rules are not strictly election laws. ठीक है. नाउ ऑन द अनचेक्ड पावर की अगर बात करें तो ऑथर कहते हैं कि देयर इज अ ह्यूज डिपेंडेंसी ऑन द स्टेट मशीनरी. देयर इज अ ह्यूज डिपेंडेंस ऑन द स्टेट मशीनरी. सिंस 1951-52 द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज रिलाइड एंटायरली ऑन द स्टेट्स ऑफिशियल एंड इट लैक्स इट्स ओन इंडिपेंडेंट मशीनरी फॉर gigantic democratic process. ठीक है. Then demoralization of civil servants, unceremoniously removing officers presumes a lack of integrity and bias without any clear, transparent procedures, setting a dangerous trend that demoralizes the civil servant. ठीक है. Then imperium in imperio. The Supreme Court explicitly warned in Mohinder Singh Gill case that the election commissioner cannot become an imperium in imperio, यानी an empire without an empire, है ना. an empire without an emperor, है ना. ऐसा नहीं बन सकता. The ECI cannot defy the law armed with Article 324 as unchecked arbitrary power is alien to the India's constitutional order. तो ये बिल्कुल गलत है. जो ECI आर्टिकल 324 का मिसयूज कर रही है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा ऑथर का कहना है. ठीक है. इसमें मेंस का क्वेश्चन नहीं है, केवल ये 2-3 पॉइंट्स आर्टिकल 324 आपको बताने थे, उसके लिए है. राइट. आज के लिए बस इतना ही बच्चों. इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी, जिसको आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं. मेक दिस डे ग्रेट. मैं मिलूंगा आपसे कल वापस इसी समय. तब तक के लिए खूब मन लगाकर पढ़िएगा. सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स ग्रुप हु आर एज सीरियस एज यू गाइज आर. है ना. खूब मन लगाकर पढ़िए. कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड स्टे क्यूरियस. बाय बाय.